आप सभी का मैं निर्मल सिंह ज्ञान सौर कोचिंग सेंटर के माध्यम से संचालित ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस के अंतर्गत हम लोग को आज पढ़ना है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें आप लोगों को बताया जा चुका है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन उसके भाग आते हैं, कैसे इसको व्यक्त करते हैं, कैसे इसकी क्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया वह किस गुण का परिमाण होता है, उसमें क्या परिवर्तन होता है। अब इसका विशेष अध्ययन करने के लिए इसके पीछे वाले क्लास का अध्ययन करेंगे, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अब हम लोग इसमें जानेंगे आज कि जो रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण बनाते हैं उस रासायनिक समीकरण का हम निर्धारण कैसे करते हैं। ऐसे तो पिछले क्लास में हमने उदाहरण दे दिया है लेकिन इसके बारे में हमने बताया नहीं था कि कैसे इसका निर्धारण होता है। अब हम लोग जानेंगे तो इसमें हम लोग एक पॉइंट भी नुक्ता नहीं छोड़ना है कि आपको कोई भी परेशानी हो, हर एक पॉइंट को हमको क्लियर करना है। कहीं पर भी और कोई नया चीज़ आता है तो हम उसको निश्चित रूप से फाइंड आउट करके दूर करेंगे। आइए हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण का निर्धारण कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने बताया था रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में शामिल पदों को जब सांकेतिक रूप में व्यक्त किया जाता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि जो भी पदार्थ शामिल हो रहा है अभिक्रिया में, जो पदार्थ आप शामिल कर रहे हैं उसको संकेत और सूत्र के द्वारा जब आप लिख देते हैं, व्यक्त कर देते हैं, तो जो संकेत और सूत्र के द्वारा जो बात आप लिखते हैं वही जो उसका रूप होता है वह रासायनिक समीकरण होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में शामिल पदों का सांकेतिक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है, जो पिछले क्लास में भी इसका परिभाषा हमने बता दिया है। इसमें अब रासायनिक अभिक्रिया में जो शामिल पद होते हैं, एक तो पद शामिल किया जाता है और जब अभिक्रिया होता है तो कुछ नया बनता है, मतलब भिन्न गुण वाला पदार्थ बनता है। तो हमने यह भी बात बताया है कि रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं या प्रतिकारक कहते हैं, और उस क्रिया के बाद बनने वाले जो नए पदार्थ होते हैं उसको प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। बस इसको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे यह सभी नाम है और नाम बताए हैं, हम पिछले कई क्लासों में इस बात का हम चर्चा किए हैं कि नाम महज हम अपने पहचान के लिए, हम अपनी सुविधा के लिए नाम देते हैं कि हम पहचान सके कि यह जो आ रहा है इसका क्या नाम होता है, यह जो आ रहा है इसका नाम क्या होता है। इसीलिए हम नाम का निर्धारण करते हैं, यानी कि नाम का बस यही काम है कि वह पहचान कराता है। अब देखिए कि इसका निर्धारण कैसे होता है। तो सबसे पहले अभिक्रिया तभी होगा जब आप पूछ लेंगे, जैसे हमने एक सामान्य उदाहरण दिया था। खैर वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है, लेकिन सामान्य उदाहरण दिया था क्योंकि यह हमारे परिवेश की बात होती है। हम शरबत बनाते हैं तो सामान्य रूप से शरबत बनाने के लिए हम लोग चीनी और पानी का प्रयोग करते हैं। चीनी और पानी को मिलाते हैं तो शरबत बन जाता है। तो यहाँ पर शरबत बनाने के लिए हमने दो पदार्थ को लिया, दो पदार्थ को मिलाया। तो यह जो दो पदार्थ हम ले रहे हैं शरबत बनाने के लिए, अगर हम रासायनिक अभिक्रिया के अकॉर्डिंग कहें तो इसको हम कहेंगे अभिकारक या प्रतिकारक। और इन दोनों को मिला करके आपने बना दिया शरबत, तो यहाँ पर जो इनके मिलने से जो नया बना पदार्थ वह हो गया आपका प्रतिफल या उत्पाद। तो जो पदार्थ लिए जाते हैं अभिक्रिया कराने के लिए उसको कहते हैं हम अभिकारक या प्रतिकारक, और जो बनता है नया पदार्थ उसको कहते हैं प्रतिफल या उत्पाद। तो इसका निर्धारण कैसे करते हैं? तो सबसे पहले अभिक्रिया में शामिल जो पदार्थ होते हैं जिसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, उसको सूत्र या संकेत के द्वारा हम व्यक्त कर देते हैं। यह आपका पहला काम हो गया। और उसके बाद क्या, अब यहां पर जब सूत्र के द्वारा व्यक्त करेंगे तो हो सकता है कि एक हो चाहे दो हो। अगर एक है तो उसका एक का सूत्र लिख देंगे। अगर एक से ज्यादा होगा तो उन पदों के बीच में हम प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्थात यदि अभिकारक में दो या अधिक पदार्थ शामिल हो तो उनके बीच हम धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यह आपसे क्वेश्चन या जो हमने लिखा है या पूछा नहीं जाएगा, महज इसको
यह कंसेप्ट है, कंसेप्ट के रूप में इसको लेना है कि हम कैसे समीकरण को व्यक्त करेंगे अगर अभिक्रिया दिया जाएगा तो। क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप क्वेश्चन आंसर आपको कराया जाएगा, जब आपसे कुछ प्रश्न डील करने के लिए कहा जाएगा, वहां पे इस तरह की बातें आएंगी कि अभिक्रिया दे दिया जाएगा, वहां पे आपको समझना होगा कि क्या हमें दिया जा रहा है और इससे क्या बन रहा है। तो जब आपको पता चलेगा कि क्या दिया जा रहा है और क्या बन रहा है, इसको कैसे समीकरण में व्यक्त करें, तो यह जब प्रोसेस आपके दिमाग में रहेगा तो आप आसानी से उसको फाइंड आउट करके व्यक्त कर सकते हैं। तो पहला हो गया कि सबसे पहले अभिकारक के सूत्र को हम व्यक्त करते हैं। अगर अकेला है तो उसका सूत्र लिखेंगे, अगर एक से ज्यादा है, दो है, दो या दो से ज्यादा है, तो क्या करते हैं, उनके बीच में हम धनात्मक चिन्ह का प्रयोग यानी कि प्लस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तो जब हम अभिकारक लिख दिए तब उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रयोग मिलाते हैं, या तीर का चिन्ह या बराबर का चिन्ह, दोनों में से कोई एक चिन्ह। अब आप कहिएगा कि तीर है तो बराबर क्यों है, बराबर है तो तीर क्यों, दोनों का अपना अपना मतलब है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हमें मिलता है अभिक्रिया का प्रकार दो, एक उत्क्रमणीय और एक अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब एक रिवर्सेबल होता है और एक इरिवर्सेबल होता है। मतलब क्या हुआ कि यह तीर का प्रयोग तब करते हैं जब अभिकारक से हम प्रतिफल तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर से प्रतिफल से हमको अभिकारक प्राप्त नहीं होता है। तो उस स्थिति में अभिक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय कहते हैं, यानी कि फिर से वह दोबारा अपने पहले वाले रूप में वापस नहीं आ सकता है। और यह बराबर का चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब अभिकारक से आप प्रतिफल प्राप्त कर लेते हैं, फिर प्रतिफल टूट करके अभिकारक में जो मिलता है वह दे देता है, यानी कि भौतिक क्रिया की तरह वह जब काम करने लगता है तब बराबर का प्रयोग करते हैं। इसके बदले में, इस बराबर के बदले में इस तरह के सिंबल का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि इससे यह बन रहा है, यह तीर बता रहा है, और इससे यह बनेगा, इसीलिए इस तीर का भी प्रयोग करते हैं, बराबर का प्रयोग करते हैं, या बराबर के बदले में इसका प्रयोग करते हैं। जनरल वे में जब आपने किताबों में देखिएगा तो बराबर नहीं दे करके यही देता है, लेकिन आप चाहें तो बराबर का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमको जो अभिक्रिया पढ़नी है उसमें मैक्सिमम मतलब 90+ केवल और केवल अनुत्क्रमणीय ही पढ़ना है, उत्क्रमणीय नहीं पढ़ना है, यानी कि रिवर्सेबल नहीं जानना है, केवल इरिवर्सेबल जानना है। मतलब एक तरफ से ही सिर्फ अभिक्रिया होगी, दूसरी तरफ से अभिक्रिया नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, जब हम अभिकारक लिख लेते हैं उसके पश्चात हम तीर का प्रयोग करते हैं, या बराबर का प्रयोग करते हैं, या दोनों तरफ से अर्ध तीर का प्रयोग करते हैं। यह तो समझ में आया कि दोनों ऐसे अभिक्रिया का जब प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय, उसका हम परिभाषा भी डिफाइन करेंगे। तो यह हो गया अभिकारक के बाद तीर या बराबर का निशान। फिर तीसरा क्या, तो उस तीर के पश्चात, और तीर कैसे देते हैं, तो बाएं से दाएं की ओर। बराबर में तो बाएं दाएं की बात ही नहीं है, तो दोनों तरफ टर्म को इक्वल करने के लिए ही प्रयोग में आता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, तो तीर के नोक की तरफ जो हमें प्राप्त होता है, यानी कि प्रतिफल या उत्पाद, उसको लिखते हैं। और फिर वही बात, अब उत्पाद का हम सूत्र लिखेंगे, संकेत लिखेंगे। अगर अकेला होगा तो अकेला लिखेंगे, अगर एक से ज्यादा होगा यानी कि 2 या 2 से ज्यादा होगा तब उसके बीच भी प्लस का प्रयोग करेंगे। यानी कि अभिकारक को लिखने के बाद बाएं से दाएं की ओर तीर या बराबर का चिन्ह देते हैं, उसके बाद तीर के चिन्ह के पश्चात प्रतिफल या उत्पाद के सूत्र को व्यक्त करते हैं। अगर 2 है या 2 से अधिक पद है तो उसके बीच हम प्लस का प्रयोग करते हैं। ऐसे यह प्रोसेस हो गया, कंसेप्ट हो गया कि रासायनिक समीकरण कैसे व्यक्त करें। इसको हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। अभी हम रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे और उसका समीकरण लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 2 उदाहरण हम लिखेंगे यहां पर, एक पद वाला और एक 2 पद वाला। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। देखिए अब अभिक्रिया लिख रहे हैं, अब इसका हम समीकरण लिखेंगे। तो हम लिखे कि जब मैग्नीशियम
मैग्नीशियम के रिबन की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं तो कौन कराते हैं तो अब देखिए यहाँ पे अभिक्रिया में हम पढ़ेंगे कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। अभी महज हम एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। जब मैग्नीशियम के रिबन की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है एवं हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। यह तो अभिक्रिया हुई। अब इसका समीकरण हम लोग बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर समीकरण में यहाँ पे कह रहा है कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, यानी कि आपको दिया क्या गया, पहले दिया गया मैग्नीशियम, इसका अभिक्रिया होगा किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसी को लिखने के लिए हमको आयन के यौगिक की आवश्यकता है। हाइड्रोजन होता है H+ और क्लोराइड होता है Cl-। दोनों का वैलेंसी इक्वल है, इसलिए हो जाएगा HCl, तो Mg + HCl। अब कह रहा है कि अभिक्रिया करके बनाएगा, यानी कि यह हो गया आपका अभिकार। अब इसके बाद हम क्या देंगे, तीर का निशान, जैसे यहां पर दिया हुआ है आपका कंसेप्ट में। और इसके बाद बनेगा क्या, तो मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का होता है Mg++, क्लोराइड का होता है Cl-। जब इससे हम यौगिक बनाएंगे तो Mg होगा 1 ठो, क्योंकि क्लोरीन का वैलेंसी 1 है और मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, इसलिए क्लोरीन होगा 2 ठो। यह मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा MgCl2। और इसमें इसके साथ बनता है एवं हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन का व्यापक रूप होता है H2, इसको लिखते हैं, इसका निष्कासन होता है यहां पर। तो ऐसे तो हम कोई भी जब समीकरण लिखते हैं तो उसको संतुलित करके ही लिखते हैं, लेकिन अभी चूंकि हम लोग संतुलन नहीं पढ़े हैं इसलिए इसको ऐसे अभी लिखेंगे। जो अभिक्रिया दिया है उसका यह आपका सूत्र हो गया है ना, उसका यह समीकरण हो गया। तो यह आपका रासायनिक अभिक्रिया हुआ और यह जो हमने लिखा यह रासायनिक समीकरण हुआ, जो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग तैयार किए हैं। एक और उदाहरण देखिए, अभिक्रिया दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट को उच्च ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है।
जब इसको कैल्शियम कार्बोनेट को उस ताप पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया दिया गया कि इस प्रकार से होता है, यानी कि आपको दिया क्या गया है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद किया क्या गया है, तो गर्म किया गया है, तो मिला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप क्या बताएंगे, अभिकारक कौन हुआ, जो दिया गया वह, जो अभिक्रिया जिसमें हम कराने जा रहे हैं वह, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। और अभिक्रिया के बाद यानी कि गर्म करने के बाद मिला क्या, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि प्रतिफल और उत्पाद कौन हुआ, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लिखेंगे कैसे, तो आप जानते हैं कैल्शियम का सूत्र हो गया Ca डबल प्लस CO3 डबल माइनस। देखिए इसमें इसको अगर बढ़िया से पढ़ना है तो आपको एकदम आयन और यौगिक तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप समीकरण तो कम से कम नहीं लिख सकते। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम का वैलेंसी 2 और कार्बोनेट का भी वैलेंसी 2, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र लिखेंगे तो आएगा CaCO3। अब इसको गर्म किया गया, यानी कि यहां पर अभिकारक एक ही है, दूसरा कुछ नहीं लिया गया है, इसको गर्म किया गया। अब आप देखिए यहां पे दो तरीके से इसको लिख सकते हैं, प्लस देकर के गर्म लिख सकते हैं, नहीं तो तीर का निशान दीजिए, चूंकि यह उत्प्रेरक का काम कर रहा है, यहाँ पे गर्म करना, कोई यह पदार्थ नहीं है। यह जब गर्म करेंगे तब यहाँ पे क्या टूट जाएगा, तो यहाँ पे आप गर्म दे सकते हैं या यहाँ पर एक ट्रायंगल दे सकते हैं जो स्पिरिट लैम्प का काम मतलब संकेत होता है, जिसके द्वारा पता चलता है कि यह कहा जा रहा है कि इसको गर्म किया गया। तो बना क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, CaO कैसे हो गया, क्योंकि कैल्शियम का Ca डबल प्लस होता है और ऑक्साइड का O डबल माइनस होता है, दोनों का वैलेंसी समान है तो CaO। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, CO2। तो इस तरह से हम लोग यह अभिक्रिया लिखे हैं और इसका इस कंसेप्ट पर जो हम कैसे इसका निर्धारण करते हैं समीकरण का, इसके आधार पर हमने समीकरण बनाया है। अब इसके बाद हम लोग अब यह जानेंगे कि इस रासायनिक समीकरण को तो लिखना सीख गए कि कैसे लिखते हैं, अभी बहुत सारा रासायनिक समीकरण लिखना है। जितना भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ेंगे उन सब को समीकरण के रूप में प्रकट करेंगे। और अब हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण हम लिखते क्यों हैं और इसके लाभ क्या हैं। जब लाभ होता है तभी लिखते हैं, तो अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरण के लाभ। तो आइए जानते हैं इसके लाभ। तो अब हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण के क्या लाभ हैं या इसके क्या महत्व हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखने के बहुत सारे यूज है, बहुत सारे महत्व हैं, हम लिखने के बहुत सारे फायदे हैं जो हमें प्राप्त होता है। सबसे पहला तो यह फायदा है कि रासायनिक समीकरण जब हम लिखते हैं तो हम लिख करके देखे हुए हैं कि यहाँ पर जो है वह अभिक्रिया के सापेक्ष बहुत ही कम जगह लेता है, बहुत आसानी से हम उसको लिख सकते हैं, लिखने में समय की बचत होती है और जगह भी कम लेता है। अब जगह कम लेगा, समय कम लगेगा, तो वह अभिक्रिया से जल्दी में काम आपका हो जाएगा। और इसके बाद उसमें रासायनिक समीकरण को हम जब लिखते हैं तो उसमें आसानी से उसमें जो शामिल तत्व हैं उसका निर्धारण कर सकते हैं। जैसे अभिक्रिया जब हम लिखते हैं तो उसमें पता नहीं चलता है कि कोई यौगिक है तो इसमें कौन कौन से, अब हम कहते हैं एल्युमिनियम सल्फेट, तो आपको यह पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से तत्व है। लेकिन जब उसको हम लिख देंगे उसका सूत्र, तो आप देख करके उसके संकेत के द्वारा आप निर्धारित कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से तत्व है। इसके साथ साथ उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या का, यानी कि अगर एल्युमिनियम सल्फेट है तो कौन कौन से तत्व है और उसमें शामिल तत्व की संख्या कितनी है, यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट है तो एल्युमिनियम कितना, सल्फर कितना, ऑक्सीजन कितना, यह सब हम निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसमें आसानी से जो अभिकारक और प्रतिफल उत्पाद होते हैं उसके अनुभार को ज्ञात कर सकते हैं। अभिक्रिया में न तत्व पता होता है, जब तत्व पता नहीं होगा तो परमाणु कितना है वह नहीं पता होगा, और जब वह नहीं पता होगा तो हम उसका भार नहीं निकाल सकते। लेकिन जब यह सूत्र के रूप में व्यक्त करेंगे तो आसानी से इसका हम अनुभार निर्धारित कर सकते हैं, इसका सूत्र भार निकाल सकते हैं। इसके अलावा जब यह सूत्र के रूप में, संकेत के रूप में, समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाएगा तो इसकी सहायता से हम इसका मोल निर्धारित कर सकते हैं। मोल जो आप 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, 9th क्लास का कंसेप्ट है कि मोल क्या होता है। तो एक मोल यह पदार्थ के परिमाण को बताता है, यह मात्र एक मात्रक होता है जिसके द्वारा उसकी पदार्थ की मात्रा, उसके कणों की संख्या और उसके आयतन, इन तीनों का निर्धारण हम आसानी से कर सकते हैं।
तो यह लाभ है जिसके कारण हम इसका उपयोग करते हैं, रासायनिक समीकरण को व्यक्त करते हैं। कोई भी अभिक्रिया जनरली हम समीकरण में ही लिखने का प्रयास करते हैं। अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि कैसे हमको पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसी में हो रही है या नहीं हो रही, मतलब देख करके हम बता दें कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके अलावा कुछ भी हम लिखते हैं, व्यक्त करते हैं, तो उसके कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियां भी होती हैं, कुछ महत्व होता है तो उसका कुछ दोष भी होता है। तो वैसे ही लेकिन दोष जब होता है तो उसको दूर भी किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण के कुछ दोष भी हैं जिसको हम लोग दूर करेंगे और जानेंगे भी कि कौन कौन सा दोष होता है, उसको कैसे दूर करके हम सही वे में लिख सकते हैं। तो अगले क्लास में रासायनिक समीकरण का दोष पढ़ेंगे, उस दोष को दूर करने के उपाय जानेंगे, कैसे दोष को दूर करके लिखेंगे। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि अगर कोई पदार्थ आपको दिया गया है, कोई क्रिया हो रही है, तो वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है, इसको हम कैसे समझ सकें। तो फिर इस टॉपिक के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। आप लगातार क्लास कीजिएगा, जब एक एक पार्ट आप पढ़ने लगिएगा और कंटिन्यू जब क्लास करने लगिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, सारी समस्याएं यहीं पर आपको सॉल्व हो जाएंगी, यहाँ से कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो इसलिए क्लास अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और बच्चे को भी बताएं सब्सक्राइब करने के लिए, और लगातार इसको देखते रहें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जिससे कि आपको सारे वीडियोज लगातार मिल सके। धन्यवाद।